इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 12 यानी कि साउंड के बारे में। जब हम लोग साउंड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इको के बारे में, साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड वेव्स कौन सा वेव्स होते हैं, इको क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और अपने कान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी तरह का एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते खुद से। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में। इस प्रकार से हम लोग उसको बस चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग खुद से एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जानने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि आखिर साउंड होता क्या है। तो साउंड एक तरह का एनर्जी है जो हम लोग खुद से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग उसको चेंज करके एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बन जाता है साउंड, जिससे कि हम लोग अपने कान में एक सेंसेशन के थ्रू उसको सुन सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग एनर्जी बना ही नहीं पाते हैं तो हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जानने के लिए आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करना चाहिए। क्या एक्टिविटी है, तो देखो, एक ग्लास ले लो, उसमें पूरा पानी भर दो ऐसे, और पानी भरने के बाद एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क लेते आओ, यानी कि कुछ इस प्रकार वो दिखता है, और इससे उस ग्लास के वाटर में बजाओ, ठीक है। अब देखो कि होता क्या है उसमें, तो देखना कि वाटर जो है इधर उधर होगा और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इधर उधर भी, मतलब जैसे ये हिलेगा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हिलेगा, और थोड़ा सा वाटर का वेव भी इधर उधर हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को वहाँ पर लगा रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब क्या हुआ, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिल रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आगे पीछे वो घूम रहा है, वो हिल रहा है, और इस प्रकार से जो सेंसेशन होता है और इस प्रकार वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये हम लोग का ट्यूनिंग फॉर्क हो गया जो आगे पीछे हो रहा है, उसी प्रकार से हम लोग जब बोलते हैं, ह्यूमन वॉइस जो आप सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरा वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण कि हम मेरा जो है वॉइस यानी कि आवाज़ जो है निकल रहा है। उसी प्रकार से बर्ड्स जो है वो अपने विंग्स को आगे पीछे वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे, इनफैक्ट ऊपर नीचे करती है, तो वाइब्रेशन होता है, और इस प्रकार हम लोग जो है वो आवाज़ उसका सुन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना खुद का एक छोटा मोटा दिमाग लगा सकते हो कि कौन कैसे आवाज़ कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बी बी जो है या मच्छर आवाज़ कर रहा है। अब ये कैसे आवाज़ कर रहा है आप मुझे बताओ, ठीक है। आखिर मतलब किस प्रकार से उसका आवाज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ये आप बता सकते हो। अब हम लोग जानते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड तो मैंने निकाल दिया, अब ये साउंड आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है, आप उसको सुन भी पा रहे हो। इसका मतलब साउंड का जो वेव्स है वो आगे की ओर चल रहा होगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तब ना आपके पास पहुंच रहा है। मेरे और आपके बीच में कोई डिस्टेंस है, पता नहीं कितना का डिस्टेंस है, बट आप क्या कर रहे हो, आप बस अपना मोबाइल से मेरी बातों को सुन रहे हो, ठीक है। जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो मोबाइल से क्या हो रहा है, आवाज़ निकल रहा है, बट आप उसको सुन भी पा रहे हो। इसका मतलब जो साउंड वेव्स निकल रहा है आपके मोबाइल से, वो एयर के होते हुए, एयर के थ्रू, यानी कि कोई ना कोई मीडियम तो है आपके और साउंड के, आपके और मोबाइल के बीच में। तो इसके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर है, तो एयर के थ्रू होते हुए साउंड जो है वो, साउंड वेव्स जो है वो आपके कानों तक जा रहा है, और वो जो है आप उसको सुन पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस था मोबाइल और आपके कान के बीच में, इसको बोला जाता है मीडियम, और यहाँ पर मीडियम क्या है, तो हवा है। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। सॉलिड कैसे, तो देखो, आप अपने बेंच पर या फिर कोई भी अगर लकड़ी का कुछ है, या फिर कोई भी, अगर कोई भी स्टील है या कुछ है, उस पर कान रख दो, ठीक है। मतलब अपना कान जो है वो स्टील पे रखो, और बगल में जो है अपने उंगली से उसको बजाओ।
देखो आपको सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए, यानी कि साउंड वेव्स जहाँ से क्रिएट हो रहा है और जहाँ पर आप सुन पा रहे हो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और ये मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। हमने एयर का बात किया, गैस हो गया। स्टील या फिर लकड़ी का बात किया तो वो सॉलिड हो गया। अब अगर लिक्विड का बात करें तो आप देखो कि पानी में भी आवाज़ सुन सकते हो, है ना। बुलबुला होता है पानी का, वो आप सुन सकते हो। तो वहाँ लिक्विड से भी आप जो है वो साउंड का आवाज़ सुन सकते हो। अब ये साउंड का आवाज़ जैसे हमने बताया कि कब क्रिएट होता है, जब ये वाइब्रेट करता है कोई भी चीज़। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करेगा तब वो आवाज़ निकलेगा, और वो आवाज़ ट्रैवल करते हुए यानी कि आगे बढ़ते हुए आपके कानों तक पहुंच जाएगा। तो देखो जैसे ही मान लो कि ट्यूनिंग फॉर्क था और ग्लास था, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है जैसे ही वहाँ टू एंड फ्रो किया, वहाँ से आवाज़ क्रिएट हो गया, साउंड वेव्स क्रिएट हो गया। पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल नहीं बल्कि वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ा, डिस्प्लेस हुआ, और ये एक फोर्स जनरेट करते हुए आगे की पार्टिकल्स में, जो हमारा गैस या लिक्विड या फिर सॉलिड जो भी था, उसमें वो आगे की ओर फोर्स देते हुए आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, और आपके कानों तक वो पहुंच गया, ठीक है। ये जब कानों तक पहुंचा तो आपने एक सेंसेशन सुना, और जब सेंसेशन सुना तो आपको पता चला कि ये एक साउंड था, ठीक है। अब वेव क्या होता है? तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। यानी कि ये आपका कान है, लेट्स से कि मान लेते हैं ये रहा, मान लेते हैं कि ये आपका ईयर है, ठीक है। ये आपका ईयर है, यहाँ से वाइब्रेटिंग बॉडी का आवाज़ निकला, ठीक। ये वेव के थ्रू निकलेगा, ये आपके कानों तक पहुंच गया। इसके बीच में है हवा यानी कि एयर, ठीक है। अब ये जो एयर है, ये जो वेव्स होता है, वेव्स क्या होता है, ये यहाँ से क्रिएट होने के बाद एक डिस्टरबेंस है जो इस हवा को डिस्प्लेस करते हुए उसको हवा को मोशन में ला रहा है, यानी कि वो हिलने लगा, हवा जो है वो हिलने लगा। और जब हवा हिलने लगा तो वेव्स जो है आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और ये कानों तक पहुँच गया, ठीक है। तो जब ये, जैसे आप समझो कि वेव, आप समझ लो जैसे एक स्टेडियम होता है, क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। वैसा ही सिमिलर चीज़ है वेव, ठीक है। वेव भी क्या कर रहा है, पार्टिकल को धक्का दे करके आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जो मीडियम का पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स मतलब समझ लो आप कोई भी चीज़, यानी कि जैसे गैस का पार्टिकल हो गया, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ जो है वो खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो सिर्फ मोशन में आता है, और मोशन में आने के कारण वेव जो है वो आगे बढ़ते जाता है। सेम चीज़ साउंड में भी होता है। साउंड क्या करता है, वो धक्का देता है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और जब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो साउंड वेव्स जो है एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। इसलिए साउंड्स को हम लोग वेव भी बोल सकते हैं। अब साउंड वेव जो है वो, जैसे मैंने बताया कि पार्टिकल्स का मोशन क्रिएट करता है, यानी कि वो पार्टिकल को गति में लाता है, ठीक है, मोशन में लाता है, और इसलिए उसको साउंड वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एयर नॉर्मल होता है, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप ईयरफोन लगाए हो तो भी आप कान में डाले हो, और कान में आपका हवा तो है ही, और डायरेक्ट वो जा करके आपके कान में लग रहा है। या फिर अगर आप स्पीकर पे सुन रहे हो तो आई डू होप कि हवा बीच में है तब ना आपके कान तक जा रहा है, आई डू होप क्या होगा ही वही, है ना। तो इसलिए जब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़ता है तो ये क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है। जैसे कि हम लोग क्राउड में करते हैं, एक दूसरे को, जैसे मंदिर की ओर जा रहा है पूरा श्रद्धालु लोग, क्या करता है, एक दूसरे को पुश करता है कि भाई आप भी पूजा करो, उसके बाद अब हम पूजा करेंगे। तो सेम चीज़ वेव में हो रहा है, वो क्या करता है, पुश करता है, दबाता है आगे वाले एयर को, और इस प्रकार से उस, जब ये दबाएगा और जब उसको पुश करेगा आगे वाले एयर को, तो उसमें क्या होगा, हायर प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और जब ये पीछे की ओर हट जाता है तो वहाँ पर उसको रिलैक्स मिल जाएगा हवा के पार्टिकल्स को, और इस मतलब जब पीछे हटता है तो उसको बोलेंगे हम लोग रेयरिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयरिफ्रैक्शन। और जब दबाएगा तो उसको बोलेंगे कंप्रेशन। क्लियर। इस प्रकार से जो वेव्स होता है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि कंप्रेशन जो है वो हाई प्रेशर का रीजन होता है, और रेयरिफ्रैक्शन रीजन ऑफ लो प्रेशर। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम।
प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी एक वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उससे डायरेक्टली प्रेशर जो है वो रिलेट करता है। ज़्यादा डेंसिटी होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा कम डेंसिटी होगा तो कम प्रेशर होगा। ठीक है, नॉर्मल बात है। ये देखो इसका मैं बात कर रहा था कि ये कंप्रेशन है। यहाँ पर देखो कि वेव्स कितना ज़्यादा धक्का दिया हुआ है, दूसरे को कितना पुश किया हुआ, कितना दबाया हुआ है। और ये है रे रिफ्रैक्शन। क्या है ये है रे रिफ्रैक्शन। देखो कितना ज़्यादा इसमें स्पेस है, यानी कि ये पीछे की ओर हट रहा है, ये पीछे की ओर हट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कंप्रेशन और रे रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। पहले ही हमने बताया था कि आपके और आपके कान के बीच में, मतलब आपके मोबाइल और आपके कान के बीच में हवा है, वो एक मीडियम के तौर पे काम करता है। बट अब हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और समझते हैं कि क्यों हवा को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ले लो एक छोटा सा जार और जार को ऊपर से लॉक कर दियो। पहले एक बेल निकाल के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक बेल निकाल के, ताकि ऊपर में आपको उसका स्विच मिल सके और आप ऊपर से उसको लॉक कर दो ताकि हवा आर पार ना हो सके। अब यहाँ से आप उसको ऑन करना। जब ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक बेल क्या करता है, नॉर्मली आवाज़ करता है, लेकिन यहाँ पर वो जार के नीचे में है तो वो आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, बट जब उसको आप जार से बाहर निकाल दोगे तो वो आवाज़ करेगा और आपको सुनाई भी पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ढक्कन बंद था, इस जार के अंदर जो भी हवा था, जो भी कुछ भी था, वो सारा इस वैक्यूम पंप से बाहर निकाल लिया गया और यहाँ पर क्या बचा, वैक्यूम, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, कोई भी एक भी मीडियम नहीं बचा। इसलिए जब कोई भी मीडियम, जब कोई भी सहारा नहीं बचा तो इससे आवाज़ ही नहीं निकला और आपको आवाज़ ही सुनाई नहीं पड़ा। बट जब आप इस ढक्कन को खोल दोगे, यानी कि कॉर्क को खोल दोगे, तो उस टाइम में आपके कान और इस इलेक्ट्रिक बेल के बीच में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। अब ये एयर क्या कर रहा है, एक मीडियम के तौर पे काम कर रहा है। जब ये एक एयर मीडियम के तौर पे काम करेगा तो जो साउंड वेव्स हैं उनको एक मीडियम मिल जाएगा एयर के तौर पे और तब आपको वो आवाज़ सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आखिर होता क्या है। तो उसको समझने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। एक स्प्रिंग ले लिया जाए और उसको दबाने के बाद उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, जब आप दबाओगे और उसको छोड़ दोगे तो देखो ऐसा बनेगा। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पार्ट है ये सब दबा दबा हुआ है, सब का सब इसमें दबा हुआ है, यानी कि बहुत कम स्पेस है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में देखो सारे के सारे उनके बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो ये रे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फिर देखो कंप्रेशन, फिर रे रिफ्रैक्शन। एक बात और, हमेशा एक बार दबेगा एक बार छूटेगा, एक बार दबेगा एक बार छूटेगा, यानी कि एक बार कंप्रेशन होगा एक बार रे रिफ्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है, हवा में हो, सॉलिड में हो, यानी कि लकड़ी में, स्टील में, हवा में या लिक्विड में, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से जो साउंड है ये प्रोपोगेट करता है। अब ये जो वेव्स हैं, यानी कि ये जो कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, ये जो आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, यानी कि हवा, अगर मान लो मीडियम हम लोग हवा लेते हैं, तो एक हवा में जिस भी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हुआ, यानी कि जैसे कि मान लो आपने ऐसे मारा किसी चीज़ को धक्का, तो ये कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, तो ये इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब ऊपर नीचे होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल वेव्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर एक जिस डायरेक्शन में आपने उसको धक्का दिया, उस डायरेक्शन में कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रे रिफ्रैक्शन, यानी कि जो वेव्स है वो प्रोपोगेट कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब ऊपर नीचे होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्सल वेव्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा पेबल या फिर एक छोटा सा कंकड़ या फिर छोटा सा स्टोन पॉन्ड में गिरा दो। जब पॉन्ड में गिराओगे तो आप देखोगे कि जो पॉन्ड में जो वेव्स जा रहा है ना, यानी कि वाटर का जो वेव्स बन रहा है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, यानी कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है,
तो ये सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है ट्रांसवर्स वेव को जानने के लिए। तो हमने समझ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है और ट्रांसवर्सल वेव्स क्या होता है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। हम लोग साउंड को डिस्क्राइब कर सकते हैं तीन मेजर चीज़ पे। पहला होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है एम्पलीट्यूड एंड तीसरा होता है स्पीड। ए साउंड वेव्स 12.8 का सी ग्राफ में, यानी कि ये देखो, ये जो ट्रांसवर्स वेव है ना, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये वाला, ये कौन सा वेव्स है? ये ट्रांसवर्सल वेव्स है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो ये हमने सीख लिया। अब इन सब तीनों ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कैसी डेंसिटी, यानी डेंसिटी मतलब क्या होता है? किसी भी एक छोटा सा वॉल्यूम में किसी भी एक जगह पर कितना आदमी या कितना पार्टिकल्स वहाँ पर है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कंप्रेशन में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रेरिफ्रैक्शन में डेंसिटी कंप्रेशन के मुकाबले कम है, फिर कंप्रेशन में ज़्यादा है, रेरिफ्रैक्शन में कम है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेम चीज़ देखो, कंप्रेशन जब होगा यानी कि सब आदमी लोग दब जाएंगे या सब पार्टिकल्स दब जाएगा, तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर वेरिएशन का अगर हम लोग बात करें तो तो कंप्रेशन में भी देखो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और रेरिफ्रैक्शन में प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। और एक बात देखने वाली है कि जैसे ही यहाँ से ये चीज़ निकला, यानी कि डिस्टेंस, साउंड यहाँ से बस निकला और यहाँ पर जब जाएगा यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो इस सिचुएशन में जैसे ही वो सोर्स से निकला वहाँ पर देखो प्रेशर ज़्यादा है और फिर रेरिफ्रैक्शन में तो ऑब्वियसली कम होगा। फिर जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहा है, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, उसका जो प्रेशर है वो कमते जा रहा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आप देखो इक्वल लग रहा है देखने में। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो प्रेशर कंप्रेशन में उतना ही पड़ रहा है और रेरिफ्रैक्शन में कम होते जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि डेंसिटी या प्रेशर जैसे जैसे डिस्टेंस वेव्स का बढ़ते जाएगा उस सिचुएशन में क्या होगा। जब जब क्रेस्ट बनेगा, यानी कि जब जब ऊपर जाएगा और जब जब नीचे आएगा, तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर आप देखो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कंप्रेशन है, ये जो है ये रेरिफ्रैक्शन है। कंप्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर देखो हाई हो जा रहा है और जब रेरिफ्रैक्शन बन रहा है तो डेंसिटी और प्रेशर जो है वो कम हो जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा, रेरिफ्रैक्शन में प्रेशर भी कम, डेंसिटी भी कम। तो सेम सिचुएशन इस ग्राफ से बताया जा रहा है, ठीक है। ए पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड वैली इज कॉल्ड द ट्रफ ऑफ वेव। देखो जब एक पीक हो जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ, ये पीक हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, ये क्रेस्ट। और जब वैली बन जाएगा यानी कि ऐसा बन जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रफ यानी कि एक खाई टाइप का, गड्ढा टाइप का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसिक्यूटिव रेरिफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि ये देखो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस बना इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही जाना था एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बारे में, हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ हम लोग उसको लैम्डा से बोलते हैं। एक ग्रीक नाम है लैम्डा और इसका यूनिट होता है मीटर। क्यों मीटर? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है वो मीटर होता है। अच्छा मैं बता दूँ कि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, यानी कि नैनोमीटर्स के लगभग का होता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि वेवलेंथ क्या होता है, हमने समझ लिया क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन। अब समझते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी हम लोग को बताता है कि कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोई भी काम, कोई भी इवेंट हो रहा है। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग एक ड्रम बीट कर रहे हैं तो कितना बार ड्रम का जो बीट है वो ठप 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 कर रहा है एक यूनिट टाइम, यानी कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितना बार उसका ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है वो जो वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ओके। तो जब हम लोग ड्रम को बीट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बार फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा जाएगा, एक बार फ्रीक्वेंसी बहुत कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, ऐसा करते हुए जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो चेंज होगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ये जो चेंज हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी कि
ये ऐसा ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, तो ये ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक जो ये किया इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट ऑसिलेशन। फिर यहाँ से यहाँ जो ये गया, यहाँ से यहाँ यहाँ, ये हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, अगर हम लोग काउंट कर सकें कितना ऑसिलेशंस हुआ एक यूनिट टाइम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। यानी कि ये कितना बार हो रहा है, ये कितना बार हो रहा है, ये कितना बार हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग 1 मिनट 1 सेकंड में काउंट कर लिए तो हम लोग बता सकते हैं कि इतना फ्रीक्वेंसी है उस बीट का या उस साउंड का। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है HZ, यानी कि हर्ट्ज जो बोल सकते हो। ठीक है, द टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रे रिफ्रैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी कि देखो 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रे रिफ्रैक्शन, लेट्स से कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे यानी कि एक फ्रीक्वेंसी एक ऑसिलेशन, ये कंप्रेशन, लेट्स से ये कंप्रेशन, तो ये रे रिफ्रैक्शन, ये कंप्रेशन, यहाँ से यहाँ तक को ही हम लोग बोलते हैं ना एक ऑसिलेशन, है ना, यही ना बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ये हो गया एक ऑसिलेशन। तो ये जो बना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव्स। इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। और V यानी कि टाइम पीरियड हो गया 1/T। इसका क्या ऐसा यूनिट हो जाएगा, सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है ना। अब मिनट और घंटे में एक आप जैसे आप बोल रहे हो तो आप मिनट में थोड़ी नापोगे उसको, तो सेकंड में नापेंगे ना। तो बस वही है, टाइम पीरियड को सेकंड में नापेंगे। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अगर हम बात करें तो ये यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। 1/T यानी कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा एक यूनिट टाइम में, और टाइम पीरियड का क्या होता है तो सेकेंड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो, एक वायलिन और एक फ्लूट, यानी कि एक जो कृष्ण भगवान बजाते हैं, क्या बोलता है उसको, बांसुरी। एक बांसुरी और वायलिन एक साथ में बजाया जाएगा, लेकिन दोनों का हम लोगों को जो आवाज़ है वो बहुत अलग अलग आता है। दोनों का आवाज़ डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि दोनों का साउंड जो है वो अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। दोनों का साउंड का पिच अलग है ना। दोनों का साउंड में जो पिच है वो अलग है। अब पिच अलग है इसलिए हम लोगों को सुनने में अलग अलग लगता है। अब पिच आखिर होता क्या है ना। पिच आखिर होता क्या है, पिच होता है कि जब वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, किसी का ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, किसी का कम होगा, तो हमारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है, यानी कि ज़्यादा अगर तेज़ आ रहा है तो कितना हमारा ब्रेन उसको ले सकता है, या फिर किस प्रकार उसको लेगा, मधुर आवाज़ में लेगा या अलग आवाज़ में लेगा, तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो पिच जो है वो हाई होगा और फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा। इसलिए अगर हाई पिच का कोई भी साउंड होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा कंप्रेशन होगा और ज़्यादा रे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर धीरे धीरे आप बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम जाएगा और ये जो टाइम पीरियड है और जो वेव डिस्टर्बेंस है कुछ ऐसा होगा, या फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। लेकिन जब आप तेज़ बोलोगे, या जैसे लड़की लोग बोलती है बहुत श्रील आवाज़ में बोलती है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है ऐसा। ठीक है, इसलिए उसका पिच हाई होता है और हाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम लोगों ने जाना कंप्रेशन, रे रिफ्लेक्शन, क्रेस्ट, ट्रफ, फिर जाना पिच, फिर जाना टाइम पीरियड, फिर जाना फ्रीक्वेंसी, फिर जाना वेवलेंथ, फिर जाना अब हम लोग जानते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंसेस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। 12.8c में जो दिखाया गया है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ए है ना, ये है एम्पलीट्यूड, यानी कि ये मीन वैल्यू था हमारा। ठीक है, मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू, और ये जो है एक हाई था और उसका मीन वैल्यू था, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ ना इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि इसके बीच का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। फॉर साउंड इट्स यूनिट विल बी दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। तो साउंड के लिए इसका जो यूनिट होगा वो डेंसिटी का, यानी कि क्या होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, या प्रेशर का यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
वही यूनिट एम्पलीट्यूड का भी होगा। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग टेबल को ज़ोर से बजाएंगे तो हम लोग ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुन सकेंगे, और अगर धीरे धीरे बजाएंगे तो धीरे धीरे आवाज़ सुन सकेंगे। तो ये मेनली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम किस फोर्स से ऑब्जेक्ट पर बजा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल आप ऐसा देखो कि जब लाउड स्पीकर बजता है, ठीक है, तो जितना दूर आदमी खड़ा होगा उसको उतना कम तेज़ी से आवाज़ सुनाई पड़ेगा, लेकिन जो जितना नज़दीक खड़ा होगा उस लाउड स्पीकर का उसको उतना ज़्यादा कड़क आवाज़ सुनाई पड़ेगा। ये जो है इसलिए हो रहा है क्योंकि लाउड साउंड्स बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन उसका एनर्जी घटते जाएगा, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड भी घटते जाएगा, इसलिए उसका लाउडनेस यानी कि उसका जो तेज़ी है आवाज़ में वो कमते जाएगा। फिर से वही सीन आ गया कि अगर सॉफ्ट साउंड है तो उसका ऐसा ऐसा वेव्स बनेगा, और अगर अगर लाउडर साउंड है तो ऐसा ऐसा बनेगा। अब आते हैं हम लोग अगला पे, ये है हमारा द क्वालिटी और टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। यानी कि मान लो कि वायलिन और फ्लूट को एक ही लाउड पर बजाया जा रहा है, एक ही लाउडनेस पर बजाया जा रहा है, एक ही पिच पर बजाया जा रहा है, तो हम लोग टिम्बर से उसके साउंड के क्वालिटी को बता सकते हैं कि किसका साउंड हमको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यानी कि अगर बहुत अच्छा कोई बजा रहा है तो हम लोग बोलेंगे यार ये बहुत अच्छा बजा रहा है, तो ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम लोग टिम्बर पे, क्योंकि साउंड का जो क्वालिटी है वो टिम्बर पे डिपेंड करता है। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पर, जैसे सा, एक फ्रीक्वेंसी पर उसको बोलेंगे टोन, ठीक है। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ नोट। अब सा रे गा मा उसको नोट बोलते हैं, ठीक है। और वैसे तो मेरा बहुत बेसुरा आवाज़ है इसलिए सुनने में मज़ा नहीं आया होगा, बट चलो ठीक है, फिर भी सा रे गा मा ये हो गया नोट, सा ये हो गया टोन, ठीक है। म्यूज़िक सुनने में मज़ा आता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है, ठीक है। तो बस ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत ईजी था, क्योंकि डिस्टेंस, अब डिस्टेंस हमारा क्या होगा, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, हमने पहले ही पढ़ा था। और टाइम, स्पीड क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस बाय टाइम, तो वैसे ही साउंड का स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, और टाइम क्या है, टी, तो लैम्डा बाय टी, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लैम्डा बाई टी। इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/टी। 1/टी को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, बोलो हाँ, तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू लैम्डा टी, यानी कि v हमारा क्या हो गया, यहाँ पर स्पीड, हम लोग क्या निकाल रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे ना डिस्टेंस बाय टाइम करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ साउंड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो बस उसी पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये देखो बनाओ, और इसका, और ये क्वेश्चंस भी बना लो, एंड इसको बनाने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा बनाने में, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो, एक यूनिट एरिया में जितना साउंड एनर्जी पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, लाउडनेस और इंटेंसिटी को एक जगह, एक दूसरे के जगह पर यूज़ कर लेते हैं, बल्कि ये गलत है, क्योंकि लाउडनेस और इंटेंसिटी एक नहीं है। लाउडनेस वो होता है जब हमारा ईयर रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि जैसे बताए थे ना मैंने कि कोई अगर बहुत ज़ोर से बोल रहा है तो आप अगर करीब हो तो आपका ईयर में वो बहुत तेज़ लगेगा, लेकिन अगर आप दूर हो तो वो कम तेज़ लगेगा, ठीक है। बट इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ये है कि एक यूनिट टाइम, एक यूनिट एरिया में, जैसे 1 मीटर स्क्वायर में कितना साउंड एनर्जी जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अगर दो इक्वल इंटेंसिटी से कोई आवाज़ ले तो भी हमको एक ज़्यादा तेज़ी से सुनाई पड़ेगा और दूसरा कम तेज़ी से सुनाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे कान पर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में, जैसे कि हवा में, सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड कैसा हो सकता है। जैसे हमने बताया था कि वैक्यूम से तो वो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए। तो अब जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, जो साउंड वेव्स का जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, क्या वो एयर है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो अपना सॉलिड है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग मीडियम पर ये डिपेंड करता है। आप
क्यों डिपेंड करता है ये जानने के लिए आपको हायर क्लासेस में 11th में 12th में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक चीज़ और आप जान लो कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि जैसे मान लो कि अगर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, या फिर यहाँ पर दिया हुआ अच्छा सा एग्जांपल कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है कहीं पर टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन में जो साउंड वेव्स है वो 1 सेकेंड में 331 मीटर आगे बढ़ेगा। लेकिन जब वही टेम्परेचर 0 से 22 पहुंच गया तो देखो कि डिस्टेंस में भी लगभग 13 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये बस जान लेते हैं, ये आपको हायर क्लास में समझने को मिलेगा कि आखिर सॉलिड में तेज क्यों चलता है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्यों तेज हो जाता है, लिक्विड में कम तेज क्यों होता है, और गैस में उससे भी कम तेज क्यों हो जाता है। तो आप इससे फिलहाल अभी जान लो, जैसे एल्युमिनियम है उसमें इतना स्पीड है, निकेल में इतना, इस तरह से। ठीक है, और फिर लिक्विड का अगर बात करें तो वाटर में इतना स्पीड है, वाटर ये सी वाटर में जिसमें बहुत सारा मिक्सचर रहता है, डिस्टिल्ड जो कि क्लियर वाटर होता है, फिर इथेनॉल में। और गैसेस का अगर बात करें तो हाइड्रोजन में सबसे तेज है, फिर हीलियम, फिर एयर, फिर ऑक्सीजन, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप कंपेयर करके देख सकते हो। एक चीज़ और जान लें हम लोग सोनिक बूम के बारे में। तो देखो स्पीड ऑफ साउंड जो हवा में चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लो कि 344 मीटर लेट से 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो 344 मीटर पे वो जो है स्पीड ऑफ साउंड चल रहा है हवा में। ओके, अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हवा में चलने वाले स्पीड को बीट कर दे, यानी कि वो अगर मान लो 340 मीटर पर सेकंड अगर हवा में चल रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट 500 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चले या फिर उससे भी तेज़ चले, तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरसोनिक स्पीड। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, या फिर जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं, जो या सुपरसोनिक जिसको बोले सुपरसोनिक जेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, हवा से भी तेज स्पीड से चलता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, हवा में शॉक वेव्स आ जाता है। ठीक है, हवा में शॉक वेव्स आ जाता है, और ये जो शॉक वेव्स है इसमें बहुत सारा एनर्जी होता है। यही एनर्जी जो है आवाज़ करता है। ठीक है, द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव्स प्रोड्यूसेस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल द सोनिक बूम। इसलिए जब आप सुनोगे हवाई जहाज जब ऊपर से जाएगा या सुपरसोनिक जेट जब जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से जाता है, और जब बहुत तेज़ी से जाने के बाद वो शॉक वेव्स हवा में बनाएगा, वेव्स बनाएगा, और वेव से साउंड आ जाएगा, और साउंड इतना तेज होगा कभी कभार विंडो ग्लास वगैरह भी टूट सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। यानी जैसे देखो ये अगर हमारा लाइट था, ये कैसा था, ऐसा इंसिडेंट रे। ठीक है, ये अगर नॉर्मल है हमारा तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। सेम चीज़ साउंड में भी होगा, ऐसे इंसिडेंट रे, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पर समझो कि कोई दो पाइप रखा हुआ है, एक क्लॉक का आवाज़ आ रहा है, यहाँ पर आपका कान है, और ये पाइप से आवाज़ की जो वेव्स है वो डायरेक्ट इधर जा रही है, कहाँ पे, ये स्टील पे या जो भी वॉल पे। ठीक है, वॉल पे। अब ये वॉल से टकराने के बाद इस पाइप में घुस जा रहा है, और ये जो है हमारे कान में पहुंच जा रहा है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल था इससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। बस इसी चीज़ को बताने का यह प्रयास कर रहा है। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स का बहुत सारा एप्लीकेशंस है। जैसे सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो यहाँ पर इको देखने को मिलता है। तो अब इको का अगर बात करें तो देखो आप खड़े हो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अगर आप खड़े हो और ये अगर बहुत दूर में अगर माउंटेन है, ठीक है, आपने यहाँ से आवाज़ दिया है ना, किसी का भी नाम लिया, तो आवाज़ देने के बाद ये इस माउंटेन से लगने के बाद ये आवाज़ आपके कानों तक आता होगा। ठीक है, और ये कानों तक आने के बाद लगभग 0.1 सेकेंड तक ये सेंसेशन आपके कानों में रहती है कि जो भी नाम लिया, जैसे कि अपना नाम लो या किसी का भी नाम लो या भारत माता की जय बोल दो। ठीक है, तो ये आपके कान में चलते रहेगा, गूंजते रहेगा 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, ये जो साउंड है जो हम लोग हियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इको। एक इको सुनने के लिए या इनफैक्ट दो इको सुनने के लिए दोनों के बीच का, जैसे आप नाम लो कि मेरा नाम, जैसे कि आपका जो भी नाम है, लेट्स से एक्स, ठीक है, एक्स ले लिया और वाई ले लिया। अब तुरंत एक्स लोगे, 0.1 सेकेंड या 2 सेकेंड रुक जाओ और फिर वाई का नाम ले लो। तो पहले आपको एक्स सुनाई पड़ेगा और फिर आपको वाई सुनाई पड़ेगा, यानी कि आपको इको सुनाई पड़ेगा। ठीक है,
तो इसलिए हम लोगों को दो डिस्टिंक्ट इको सुनने के लिए दोनों के बीच का टाइम इंटरवल एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को मान लेते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पर इतना है स्पीड ऑफ साउंड, तो जो ऑब्स्टेकल था यानी कि हमारा जो माउंटेन था और जो यहाँ पर इंसान था, ठीक है, इंसान जो था उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 इंटू हमारा स्पीड क्या है इतना, यानी कि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो स्पीड इंटू ये अपना स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 34.4 मीटर। यही अगर और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, लेट से 50 मीटर अगर हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया और उसमें स्पीड ऑफ साउंड लेट से 350 मीटर हो गया, ठीक है, तो 0.1 तो फिक्स है हमारा। तो या इस टाइम पर क्या हो जाएगा, 35 मीटर के बीच का जब डिस्टेंस होगा आपके और उस ऑब्स्टेकल के बीच में, तो आपको सुनाई पड़ेगा इको। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी तो कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17.2 मीटर तो कम से कम है। इतना डिस्टेंस अगर आपके और ऑब्स्टेकल के बीच में रहा तो ही आप इको सुन पाओगे। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। उसके बाद माउंटेन में आप एक बार नाम लो तो हो सकता है आपको 3-4 बार सुनाई पड़े या उससे ज़्यादा बार। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है ना, एक बार से दूसरी बार आपका आवाज़ गया इधर से उधर, उधर से उधर, और 3-4 बार टकराने के बाद आपको सुनाई पड़ा। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण भी, रिफ्लेक्शंस के कारण भी इकोज हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन कहाँ होता है, बड़े बड़े हॉल्स में होता है। ठीक है, वहाँ पर परसिस्टेंट रिपीटेड रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक बार बात आपने बोल दिया वो रिफ्लेक्ट होते रहेगा। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होते तब तक आ जाएगा जब तक कि उसका वैल्यू बहुत कम ना हो जाए और आप सुन नहीं पाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। जैसे कोई भी आप हॉल में जाओ, बड़े बड़े से हॉल में ऑडिटोरियम में जाओ जहाँ पर ये कर्व्ड रूप्स ना हो यानी कि जहाँ जो रूप्स है वो एकदम स्ट्रेट हो, तो आप जब बहुत ज़ोर से चिल्लाओगे ना तो बहुत देर तक आपका आवाज़ आते रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ख़राब होता है। अगर कोई बोल रहा है, लेट से माइक पर बोल रहा है, और अगर वो एक बार बोला मेरा नाम एक्स है, अब वही घूमते रहेगा, मेरा नाम एक्स है, मेरा नाम एक्स है, मेरा नाम एक्स है, घूमते रहेगा, तो कितना ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। अब रिवर्बरेशन को रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जो रूफ होता है ना वो जनरली कवर्ड रहता है। ठीक है, और कवर सिर्फ ऐसा वैसा नहीं, उसमें रहता है साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या करता है, आवाज़ को अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, अपने अंदर सोख लेता है, और अब जैसे ही अपने अंदर वो सोखेगा तो आपका आवाज़ ही नहीं आएगा, है ना। एक बार आप आवाज़ करोगे तो बस एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा और आपको सुनाई पड़ेगा क्लियरली। तो ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो देख लिए हम लोग, इको देख लिए, रिवर्बरेशन देख लिए। अब इसका यूज़ क्या क्या हो सकता है, तो पहला देखो शहनाई जब बजता है, ठीक है, तो शहनाई जो है एक डिस्टेंस, उसका देखो लंबा ऐसा रहता है पाइप टाइप का, वो क्या करता है एक डिस्टेंस से आता है और वो हर डिस्टेंस में उसका आवाज़ नहीं जाता है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो एक ही डिस्टेंस में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो है वो चला जाता है। ठीक है, हॉर्न भी क्या है, वो उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मतलब उसका जो पोपा होता है उसी में वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते करते, ये देखो मिल गया, बहुत अच्छा मिला। ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते 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 इसी जगह पर ये मतलब इसी डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में ये नहीं जाएगा। क्लियर। और ये देखो ये यहाँ से यहाँ पौ निकला, ऐसे 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 बस इधर ही जाएगा वो। ठीक है, अब स्टेथोस्कोप जो हमारे डॉक्टर साहब यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे लगा देते हैं, मतलब चेस्ट पे नॉर्मली, और वो लगाने के बाद उस चेस्ट से क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते वो बहुत कम जो आवाज़ आ रहा है वो डायरेक्ट हमारे कानों में, मतलब डॉक्टर के कानों में डायरेक्ट वो चला जाता है। ठीक है, ये हार्ट बीट चेक करने के लिए मेनली किया जाता है। जो कॉन्सर्ट हॉल्स है, जैसे मैंने रिवर्बरेशन का बात हुआ, जो कॉन्सर्ट हॉल्स है वो क्या करता है, अभी जो हम लोगों ने बताया कि कर्व्ड सरफेस रहता है। ठीक है, इनफैक्ट ये तो ऑडिटोरियम का हो गया। कॉन्सर्ट में क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस रहता है, इसमें क्या होगा, यहाँ से आवाज़ निकलेगा तो इस जगह पर अगर लगा तो ये यहाँ गया, इस जगह पर लगा इस जगह दूर चला गया, यहाँ गया यहाँ दूर चला गया, यहाँ गया, ताकि जो पीछे बैठे लोग हैं उनको भी अच्छी तरीके से सुनाई पड़ सके। तो इसलिए ये कर्व्ड सीलिंग करता है ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके और रिफ्लेक्शन हर जगह जा सके, आवाज़ हर जगह फैल सके। ठीक है,
तो ये है हमारा यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसमें इंसान जो है वो सुन सकता है आवाज़ को। तो देखो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ होगा उस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को इंसान सुन सकते हैं। उससे 20 हर्ट्ज से नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे जो भी आवाज़ आएगा वो हम सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो भी आवाज़ आएगा उसको भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे, बट उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। ठीक है, या अल्ट्रासाउंड बोल सकते हो आप उसको, है ना। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि 20 हर्ट्ज से नीचे कोई भी नहीं सुन सकता, बस इंसान का मैं बात कर रहा था। तो राइनासोरस जैसा जो जानवर है ना, वो 5 हर्ट्ज का भी, अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज का भी होगा तो भी वो आवाज़ सुन सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें 20 किलो हर्ट्ज का, तो बैट्स हो गया यानी कि जो चमगादड़ वगैरह है वो क्या करता है ना, वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा का आवाज़ सुन सकता है और निकाल भी सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सिर्फ हम ही लोग सुन सकते हैं, बाकी और भी जानवर है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का भी सुन सकता है, 20 किलो हर्ट्ज से कम का भी सुन सकता है। तो अल्ट्रासाउंड हमने जान गया कि 20 किलो हर्ट्ज से जो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आवाज़ होगा उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रैवल अलॉन्ग वेरी वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। इसका यही फ़ायदा है कि मान लो अगर दीवार है या फिर पहाड़ है या फिर कुछ भी लिक्विड है, गैस है, तो ये ऑब्स्टेकल्स का रहते हुए भी बहुत दूर तक जा सकता है। अल्ट्रासाउंड्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस। इंडस्ट्रीज़ और मेडिकल पर्पसेस में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का यूज़ ऐसा जगह पर होता है जहाँ पर नॉर्मली हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं या मशीन वगैरह नहीं पहुँच पाता है, और उस एरिया को अगर उसको क्लीन करना है, जैसे कि स्पाइरल ट्यूब यानी कि ऐसा कोई ट्यूब है घूमता घूमता घूमता, वहाँ पर तो बहुत कम ही सामान वहाँ पहुँच सकता है। उस सिचुएशन में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ताकि वो उस जगह को क्लीन कर ले। ऑड शेप्ड पार्ट, अजीब टाइप का कोई शेप का कोई चीज़ है वो, वहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह है ना, ऑब्जेक्ट्स आर टू बी क्लीन आर प्लेस्ड इन क्लीनिंग सॉल्यूशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। यानी कि जिसको क्लीन करना है उसको एक सॉल्यूशन में डाल दो और अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें लगा दिया जाता है ताकि वो उसको क्लीन कर लिया जाए। अल्ट्रासाउंड से कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। यानी मेटल ब्लॉक्स लेके आओ, बड़ा बड़ा ब्लॉक्स लेके आओ, उसमें अगर कहीं दरार है या कहीं फ्लॉज है, उस सिचुएशन में अल्ट्रासोनिक वेव्स काम करता है। कैसे काम करता है, तो बड़ा ऐसा अगर मेटल ब्लॉक यानी कि मान लो अल्मुनियम है, यहाँ पर रख दिया गया और इंफ्रासोनिक वेव्स इधर से उसको पास कराया गया। अगर कोई फ्लॉ होगा तो वो वहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर नहीं होगा तो वो चला जाएगा बाहर। समझे। तो इस प्रकार से अल्ट्रासोनिक वेव्स को, ये देखो ये मेटल ब्लॉक है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स पास किया गया। ठीक है, यहाँ कोई भी फ्लॉ नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो ये यहाँ निकल गया, डिटेक्ट कर लिया गया अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि मैंने बोला कि ऑब्स्टिकल्स को तो वो देखता ही नहीं है। अब यहाँ पर उसको फ्लॉ मिल गया, यहाँ पर उसको दिक्कत मिल गया, तो ये घूम के आ जाएगा, यहाँ पर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर भाई साहब फ्लॉ है, यहाँ पर मतलब होल है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर इकोकार्डियोग्राफी में काम आता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज। मतलब हार्ट का बहुत सारे पार्ट में उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है और वो क्या करता है, फिर हार्ट का पिक्चर इमेज बना दिया जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हमने देखा कि किडनी का हो गया, है ना, यूटेरस का, गॉल ब्लैडर का, लीवर का, हार्ट का, ये सब का जो है वो ये सब का जो है इमेज बना लेता है। अच्छा, तो हार्ट का जो बनाता है उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, और जो लंग्स का, गॉल ब्लैडर का, ये सब का जो बनाता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस। यानी कि औरत के पेट में अगर बच्चा है तो उसको भी डिटेक्ट कर लिया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी से, और पता चल जाता है कि क्या बच्चे में कोई दिक्कत है, क्या ग्रोथ एब्नॉर्मेलिटीज़ है, क्या उसका कोई ऐसा है, या फिर मतलब हाथ नहीं है या पैर नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, यानी कि उसका फोटो भी बना लिया जाता है। अल्ट्रासोनिक में भी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म इन द किडनीज विथ इनटू फाइन ग्रेन्स। यानी कि अगर किडनी में कोई स्टोन वगैरह है तो अल्ट्रासाउंड यूज़ करके उसको तोड़ दिया जाता है, और ताकि
यूरिन के साथ वो बाहर निकल सके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सोनार। सोनार मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन द बोट और शिप, यानी कि बोट और शिप में सोनार को लगा दिया जाता है और ये क्या करता है, यहाँ से पास होता है, यहाँ से पास होता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट होता है। अगर अगर यहाँ पर कुछ आपको मतलब ज़मीन पे, ये समुद्र है, ये क्या है, सी है, ये सी बेड है, ठीक है। अगर उसको कुछ अजीब टाइप का दिखता है तो वो अलग टाइप का रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको समझ में आता है कि क्या है यहाँ पर, ऑब्स्टेकल कितना है ना, कितना गहराई है, डेप्थ कितना है, ये सब करके। जैसे ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि ट्रांसमीटर से यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स निकला, ओके, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकला, और अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलने के बाद दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट से ये लगने के बाद डिफ्लेक्ट होकर के पता चल जाता है कि क्या चीज़ नीचे हो सकता है। और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का नीचे में वो कितना है वो पता कर सकते हैं हम लोग। कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ से इन मतलब जो वेव्स था वो नीचे गया फिर ऊपर आया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है। इसका फॉर्मूला होता है 2D इज इक्वल टू V इंटू टी। अब V क्या है, V है स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब किस स्पीड से वो नीचे गया और कितना देर में वो नीचे गया और ऊपर आया। 2D क्यों, क्योंकि एक बार नीचे गया एक बार ऊपर आ गया, ठीक है, तब ना टाइम इंटरवल बना, तो इसलिए 2D। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो निकाल सकते हैं कि आइसबर्ग है, वैली है, सी सबमरीन्स है, सी बेड में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, माउंटेन्स है, सी का माउंटेन है, हिल है, क्या है वो हम लोग पता कर सकते हैं। अब इसी पर एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैट्स पे। तो रात में चमगादड़ उड़ता है और उड़ने के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव से, वो पता कर लेता है कि कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर उसका प्रे है, यानी कि क्या वो खा सकता है, किसको वो खा सकता है। इस प्रकार वो अल्ट्रासोनिक वेव से नेविगेशन करता है और लोकेशन भी जान लेता है अपना फूड का, ठीक है। तो ये था चमगादड़ का कहानी। अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर्स। एक छोटा सा आपको ये भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख लोगे। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, उसके बाद छुट्टी। तो हम लोगों का कान कैसे काम करता है, हाउ डू वी हियर, हम लोग सुन कैसे पाते हैं। तो जानते हैं कि हम लोग सुन कैसे पाते हैं, यानी कि हम लोग सुनते हैं और समझ कैसे पाते हैं चीज़ों को, उसके बारे में। तो ये देखो, ये कान का एक छोटा सा डायग्राम है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये कान का डायग्राम है, ये समझ लो आप बाहर वाला कान है, यानी आउटर ईयर है, यहाँ से यहाँ तक मिडिल ईयर है, और ये इनर ईयर है। जो आउटर ईयर है, यानी कि जो आपका जिसको आप टच कर सकते हो वो है पिन्ना, उसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि जो भी आस पड़ोस का आवाज़ आया उसको कलेक्ट करके अपने पास कलेक्ट करके उसको रखने का, ठीक है। और रखने के बाद जो जो वेव्स है उसको यहाँ पर दे देने का, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटोरी कैनाल, यानी कि सुनने वाला कैनाल, ठीक है। ऑडिटोरी कैनाल में आ गया। अब एट द एंड ऑफ द ऑडिटोरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। जैसे ही ये यहाँ पर अंत में पहुँचेगा उसको मिलेगा एक ईयर ड्रम, ठीक है। क्या मिलेगा, ईयर ड्रम। ये देखो, ये इसको ईयर ड्रम मिल गया। अब ईयर ड्रम मिला तो वो क्या करेगा, When a compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and the forces the eardrum inward। ये क्या करेगा, जो आगे वाला फोर्स है ना वो उसको ईयरड्रम को पीछे की ओर खींचेगा, पीछे की ओर धकेलेगा, ठीक है। जैसे ही वो पीछे की ओर धकेलेगा वो ईयरड्रम क्या करेगा, वो रेयर रिफ्रैक्शन जैसे देखो कंप्रेशन पहुंचा, ठीक है, मतलब पूरा एकदम डेंसिटी ज़्यादा वाला पहुंचा तो वो अंदर की ओर जाएगा, और अगर रेयर रिफ्रैक्शन पहुंचा तो वो बाहर की ओर आएगा। इस प्रकार से ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करेगा। अब ये जो वाइब्रेशन हुआ ईयर ड्रम का, ये वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा देगा। कौन बढ़ाएगा, तीन चीज़। मिडिल ईयर में जो तीन बोन्स है, यानी कि ये जो हमारा मिडिल ईयर है इसमें जो तीन बोन्स है, कौन कौन सा है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ये तीनों बोन्स जो है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देगा, और ताकि हम लोग सुन सकें अच्छी तरीके से। ये जो मिडिल ईयर है वो एम्पलीफाइड प्रेशर को रिसीव करके
इनर ईयर में डाल देगा। इनर ईयर में जाते साथ जो प्रेशर वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पहुंच जाएगा, कोक्लिया में। यहाँ पे जाने के बाद ये जो वाइब्रेशन आया ये कोक्लिया में चला गया। कोक्लिया में जाने के बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आया और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो ब्रेन में चला गया ऑडिटरी नर्व के थ्रू। कैसे गया, ये देखो, ये है ऑडिटरी नर्व के थ्रू और ये हमारा ब्रेन में चला गया। और ब्रेन में जाने के बाद हम लोग पता कर लेंगे क्या आखिर बोलना चाह रहा था सामने वाला इंसान। तो इस प्रकार से हम लोग सुन सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो ये था तुम्हारा चैप्टर, हमारा चैप्टर। हमें समझ में आया कि क्या था क्या नहीं था। एंड ये है कुछ क्वेश्चंस, इसको कर लियो और समझो एंड इसको बनाओ। एंड ये जो है ना ये न्यूमेरिकल्स, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना या बताना हो तो कमेंट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।